हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट टू फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अग्नि परीक्षा सीरीज इसका मैंने नाम दिया है और ये नाम मैंने कुछ रीजन से दिया है। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ना करना मतलब आग से खेलने के बराबर है, क्योंकि जैसे कि मैंने वो वीडियो में आपको बताया जो मैंने आज शाम को रिलीज किया था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर पेपर यू विल सी दैट इट इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और हर क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे और फिर बाकी एक्ट्स कर लोगे तो हो जाएगा क्या? मुझे थोड़ा सा डाउट आता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक करते भी हो तो उसके बाद भी आपका राइटिंग प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कितना हो पाएगा, आई वॉज बिट अनश्योर अबाउट इट। तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने ये अग्नि परीक्षा सीरीज स्टार्ट की है। हम लोग इसमें करने के वाले हैं, वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर प्रीवियस 7 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड वी आर ओनली गोइंग टू फोकस इन दिस सीरीज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ आर May 26 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पता होगा तो May 26 का क्वेश्चन पेपर जो है कितना लेंदी था, केस स्टडीज कितने लेंदी थे। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि मैम इतने लेंदी केस स्टडीज को हम लोग टैकल कैसे करें। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉर ईच क्वेश्चन कि कैसे हमको ऐसे अगर लेंदी क्वेश्चंस आते हैं तो केस स्टडीज को पढ़ना कैसे है, एनालिसिस कैसे करना है, तो उस हिसाब से आपका एक समरी बन जाएगा। I also have a summary with me ready for previous 7 attempts के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस, जिसमें वन डे बिफोर एग्जाम आप इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ रिवाइज कैसे करोगे, तो उस पीडीएफ से आपको समझ जाएगा कि आप कैसे रिवाइज करोगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल अपलोड इट इन माई टेलीग्राम चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर May 26 अटेम्प्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट सी इन योर May 26 एग्जाम। और अगर आप इस केस स्टडी को देखोगे तो इट वाज ऑलमोस्ट फॉर 1 पेज, और ये तो मुझे यहाँ पे 1 पेज का दिख रहा है। आप सोचो अगर हम लोग इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पे ये कितना लेंदी होगा और May 26 के बच्चों की क्या हालत हुई होगी। तो मैम ये सेम क्वेश्चन आने का चांस तो नहीं है ना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में ही आया था? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस है जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी कि इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछ सकता है, किस तरीके से वो लोग फैक्ट्स को बड़ा चढ़ा के बोल सकते हैं और हमें उस पे किस चीज पे फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम लोग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में मेरी जो रीडिंग स्पीड रहेगी उसी रीडिंग स्पीड को आपको मैच करना है। मेरा जो एनालिसिस है उसी स्पीड से आपको एनालिसिस ट्राई करना है और उसी स्पीड से आपको लिखना है, तभी जाके हम लोग जो है पूरा अपना लॉ का पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। सो राकेश इंटेंडिंग टू सेल हिज यूज्ड कार। एक पार्टी क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द पार्टीज राकेश, वो अपनी कार सेल करना चाहता है। ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड टू सजेस्ट द नेम ऑफ अ रिलायबल यूज्ड कार ब्रोकर। ठीक है, तो वो एक कार ब्रोकर को अपॉइंट करना चाहता है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्लियर होता है कि अगली बार कभी भी आपको ब्रोकर वगैरह रिलेटेड पूछ लेना तो ये क्वेश्चन जो है एजेंट अपॉइंटमेंट की तरफ जा रहा है। हु कैन हेल्प टू सेल हिज कार, राइट। हिज फ्रेंड रिकमेंडेड द नेम ऑफ विकास। तो पहली पार्टी थी राकेश, दूसरा अब ये ब्रोकर आ चुका है विकास। एंड देयर ऑन द स्पॉट राकेश इन्फॉर्म्ड विकास दैट ही हैज डिसाइडेड टू सेल द कार फॉर ₹12 लाख। राकेश ने विकास को बताया कि वो 12 लाख में सेल करना चाहता है। उसने विकास को ये भी बताया जो भी इस ट्रांजैक्शन को इंटरेस्टेड रहेगा ट्रांजैक्शन करने में, ही मस्ट गिव अ टोकन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख एट द टाइम ऑफ डील। जब डील बनेगी तभी सामने वाले को मुझे 5 लाख रुपीस पे करना होगा। एंड टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ 7 लाख, 12 में से 5 गया, 7 लाख जो बैलेंस है वो मुझे डिलीवरी के टाइम पे लगेगा। विकास ने जो है एक पोटेंशियल कस्टमर लाया। अब तीसरी पार्टी यहाँ पे आ रही है रवि, जो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है उस व्हीकल को। हु इंस्पेक्टेड द सेम अलोंग विद अ मैकेनिक ब्रॉट बाय हिम। अब ये ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ द कार, ठीक है, उसको सब ठीक लगा। रवि ने रवि इन्फॉर्म्ड विकास अबाउट हिज इंटरेस्ट। अब रवि जो है वो कार को परचेज करना चाहता है। ही केम टू नो अबाउट द प्राइस ऑफ द कार ऑफर्ड बाय राकेश। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एजेंट है इसने राकेश ने जो प्राइस बताई थी वो विकास को यहाँ पे कन्वे कर दी है। रवि टोल्ड विकास दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू परचेज द कार ओनली फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। राकेश ने बोला था 12 लाख में लेगा, लेकिन विकास बोल रहा है, विकास ने तो 12 लाख की बात कर ली, लेकिन ये जो रवि है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ 10 लाख में लूंगा
और उसने इमीडिएटली जो है 5 लाख का एडवांस विकास के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि राकेश ने बोला था कि 5 लाख का एडवांस चाहिए। अब आप मुझे बताओ, विकास राकेश और रवि के बीच में यहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट होने की गुंजाइश है? हियर टू पीपल आर नॉट एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वो 12 लाख की बात कर रहा है, ये 5 लाख की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉमिस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इसने क्या है, एक काउंटर ऑफर दे दिया है 10 लाख का, 5 लाख का एडवांस ट्रांसफर करके। बट जब हम लोग काउंटर ऑफर की बात करते हैं, काउंटर ऑफर से क्या ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है? नहीं, ओरिजिनल ऑफर आपका जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। काउंटर ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है। विच वॉज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड बाय विकास टू राकेश। अब विकास ने ये 5 लाख राकेश को भी दे दिया। एक हफ्ते के बाद जब पार्टीज ये सेल को कंक्लूड करने के लिए मिली, रवि ने दूसरा चेक इशू किया, और क्योंकि उसके दिमाग में तो 10 लाख की बात थी, उसने सिर्फ बैलेंस 5 लाख का ही चेक इशू किया, विच राकेश रिजेक्टेड। विकास tried to convince राकेश that condition of the car is such that it would not fetch more than 10 लाख। अब विकास जो है वो उसके ओनर को, राकेश को बताने का ट्राई कर रहा है, कार के ओनर को, कि देखो 10 लाख में ही बेच दो, कोई बात नहीं। लेकिन राकेश तो अग्री नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एक तो विकास ने जो बात बताई, ठीक है, उसने तो कन्वे कर दिया, लेकिन क्या रवि और राकेश के बीच में यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या राकेश को वो कार देनी पड़ेगी? ये सारी चीजें। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, वेदर देयर इज अ लीगली वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको एकदम ही बेसिक चीज, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 1 के कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जो इसेंशियल्स है ना, सेक्शन 10, ये इसेंशियल्स में से कोई ना कोई टॉपिक पे तो आपका टेस्टिंग होने ही वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ब्रीफली डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू राकेश इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है, कि जब ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मीट हो रहे हैं कि नहीं, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एक बार हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, और आपको क्या करना है, तुरंत इसका समरी लिख लेना है। अब आपको क्वेश्चन क्लियर है, हम लोग फटाफट ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। वेदर देयर इज अ लीगली वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात, क्या यहाँ पे कोई प्रॉमिस बना है? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब कोई अग्रीमेंट बनेगा, राइट। और अग्रीमेंट के लिए कोई प्रॉमिस तो होना चाहिए पहले। व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है रवि को, ही सिग्निफाइज हिज एसेंट, वो एसेंट देता है, उसके बाद बोला जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, और जब एक्सेप्ट हो गया तो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। दिस इज एज पर योर सेक्शन 2। सब क्लॉज में हम लोग नहीं जा रहे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चाहिए तो इसेंशियल्स मीट होने चाहिए, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो एक्सेप्टेंस होता है, ऑफर के लिए जो एक्सेप्टेंस होता है, वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगर वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं होता है, इफ द ऑफर ही एक्सेप्ट्स द ऑफर, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के साथ मॉडिफाई करके, ऑल्टर करके कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, ही एक्सेप्ट्स द ऑफर बट मॉडिफाइज, ऑल्टर्स और एड्स न्यू कंडीशन, देन इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो हम उसको क्या बोलेंगे अगर एक्सेप्टेंस नहीं है? तो ये हो जाता है एक काउंटर ऑफर, अगर आप प्राइस में कुछ टर्म्स में चेंज कर रहे हो तो, ठीक है, काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर, अब ये वाला ना इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जो कि आपके मॉड्यूल में कहीं है ही नहीं। इन चीजों से आप लोग हैरान मत होना, छोड़ दो, आपने इतना भी लिखा सफिशिएंट है। नाउ वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने के लिए कंसेंसस होना चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। यहाँ पे फ्री कंसेंट की तो बात है, लेकिन कंसेंट है क्या? सबसे पहली चीज, 2 or more persons are said to be consenting when they agree upon the same thing in the same sense। यहाँ पे तो वही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सेम नहीं अग्री हुआ है। इन द प्रेजेंट केस राकेश ऑफर टू सेल द कार फॉर 12 लाख। अब ये तो पूरा आपको फैक्ट्स लिखने हैं, और फिर आपको ये बताना है, क्योंकि इसने प्राइस को चेंज किया है, दैट मीन्स इट इज अ काउंटर ऑफर, और राकेश का ओरिजिनल ऑफर जो है वो इमीडिएटली एंड हो जाता है द मोमेंट रवि प्रपोज टू बाय द कार फॉर ₹10 lakhs। इस तरीके से आपको पूरा समझाना है। Thus a counter offer results in rejection of the original offer। तो हमने बताया कि जब प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है, लेकिन ये प्रॉमिस बनने के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर कोई कंडीशंस में मॉडिफाई हो रहा है, दैट मीन्स अदर पार्टी इज गिविंग अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की वजह से होता ये है कि ओरिजिनल ऑफर जो है वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है, और इसके वजह से आपका ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो चुका है। इस केस में द पार्टीज नेवर अग्रीड ऑन द सेम प्राइस,
there was no meeting of minds on the essential term because price was an essential term, right? बेचने के लिए price तो essential term है, और क्योंकि यहाँ पे meeting of minds with regards to price नहीं हुआ है, that is why there was no valid acceptance of any offer, और क्योंकि acceptance of offer ही नहीं हुआ, there is no legally binding contract formed in this case. The transaction is void for the want of agreement on essential terms. तो जो हमारे essential elements है, इसमें agreement ही missing है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा खत्म होता है. ब्रीफली डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू राकेश. राकेश कौन है? जो सेल करना चाहता था. अब राकेश के पास क्या रेमेडीज रहेगी? देखो आप क्या करोगे ना, आप जब अब इसका आंसर ढूंढने जाओगे तो आप बोलोगे मैम ऐसा कोई पैराग्राफ ही नहीं है. आप आपका दिमाग लगाओ. राकेश ने एजेंट को बोला था मुझे 12 लाख में बेचना है. एजेंट ने रवि को कन्वे किया, लेकिन रवि जब काउंटर ऑफर दे रहा है तो एजेंट ने तो उसके साथ ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, क्योंकि इसने बोला था कि ये 12 लाख में सेल करना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे एजेंट के खिलाफ राकेश के पास कुछ ना कुछ तो राइट्स होंगे. उसको कार देने का भी जरूरत नहीं है, वो डिनाई कर सकता है ट्रांजैक्शन को. यही सारे जो है दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू राकेश. क्या क्या है यहाँ पे देख लेते. Even though no valid contract is formed, Rakesh has the following remedies. What? एक तो उसको डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है. As no valid contract exists, Rakesh is not bound to deliver the car for rupees 10 lakhs. अगर कोई एडवांस अमाउंट आया था ना उसके पास 5 लाख जो है वो एजेंट ने ट्रांसफर भी कर दिया था राकेश को, तो सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वैलिड उसको ये अमाउंट भी जो है रिफंड करना पड़ेगा. अब विकास के अगेंस्ट इसके पास क्या राइट रहेंगे? तो एजेंट के ड्यूटीज का यहाँ पे आएगा. मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यूनिट 1 और यूनिट 9 यहाँ पे मिक्स कर दिया है. As agent is bound to conduct the business of the principal according to directions given by the principal. ये duties of principal जो आपका पूरा content है उसमें आता है. Also where an agent does more than he is authorized to do, authority के बाहर अगर जाके वो काम करता है, then the principal is not bound to recognize the transaction. क्योंकि यहाँ पे विकास ने अपने authority को exceed किया है, उसने राकेश की बात जो है वो पूरी नहीं की है, then राकेश में hold him liable for negligence और breach of duty. ठीक है, उसको क्या अब ये कार वो किसी और को सेल कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप उसने कभी ट्रांसफर ही नहीं किया. राकेश अभी भी उस कार का लॉफुल ओनर है और वो ये कार किसी को भी बेच सकता है. अब देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की बात आती है तब आपके पास अलग अलग राइट्स आते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम यहाँ पे क्या राइट्स होंगे राकेश के पास, राइट? लेकिन जो आपको ध्यान में आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको उतना तो भी लिख के आना होता है. दैट इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो फॉर लॉ पेपर. अब लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं है. अगर वैसा कुछ होता तो बात अलग होती, तो ये पॉइंट आपके लिए एक्चुअल में इस केस में एप्लीकेबल नहीं है. अब तीसरा क्वेश्चन तो इन्होंने बड़ा मजेदार पूछा है. क्या बोलते हैं, विकास जो है ब्रोकर, उसने अगर कभी एक्चुअल में कम्युनिकेट ही नहीं किया कि 12 लाख की कार बेचना चाहता है, लेकिन 5 लाख तो ले लिया, तो यहाँ पे अनइंटेंशनली भी अगर जो है विकास 12 लाख का कम्युनिकेशन ही नहीं करता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अगर 12 लाख का जो है इसने बताया ही नहीं तो एजेंट और ब्रोकर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसने इंफॉर्मेशन करेक्टली कम्युनिकेट करनी चाहिए. और अगर उसके गलती के वजह से भी उसने मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया तो फिर क्या होगा? यहाँ पे आपका सेक्शन 18 के हिसाब से मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. हिज नेग्लिजेंस में मेक हिम लायबल टू राकेश, बट राकेश को अभी भी वो कार बेचने की जरूरत नहीं है. रवि कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, और रवि जो है अपना 5 लाख रिकवर कर पाएगा क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिसरिप्रेजेंटेशन से कार का सेल हो रहा था. विकास जो है ही वुड बी लायबल टू राकेश फॉर ब्रीच ऑफ एजेंट का ड्यूटी, एंड ही वुड बी लायबल टू रवि फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है. तो आप सोचो इतना बड़ा केस स्टडी, आपको अगर इस लाइंस पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं तो क्यों हमने ये क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए? अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ना भी चाहते हो तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस एक बार कर लो. इनमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे और आप लोग केस स्टडीज को अप्रोच कर पाओगे. ठीक है, इसका ऑलरेडी मेरे पास एक समरी है जो सारे क्वेश्चंस का मैं आपको बता रही थी. तो अभी हमने ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में देख लिया. अभी
ये वाला जो पीडीएफ है मेरा कंप्लीट राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अग्नि परीक्षा सीरीज का, इसमें एक एक सीरियल में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस का पूरा समरी है। तो यहाँ पे आपको समराइज्ड फैक्ट्स मिल जाएंगे, लीगल प्रोविजंस जो एप्लीकेबल है वो मिल जाएंगे, एनालिसिस और कंक्लूजन कैसा आएगा वो भी मिल जाएगा एकदम समराइज्ड फॉर्मेट में। तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो ये पीडीएफ अब आपके पास रख लो, आप एक बार पूरे प्रोविजंस रिवाइज कर लो, समराइज कर लो और फिर ये क्वेश्चंस देख लो एक बार इस पीडीएफ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, May 26 का नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला, स्टेट द सिचुएशन वेयर विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज इज अवॉर्डेड। कौन से सिचुएशन में विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज, यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, और पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अब ऊपर वाले केस स्टडी में ना हम लोग ने रीडिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत लंबा केस स्टडी था, लेकिन इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको पहले ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उस हिसाब से फिर आपको ध्यान में आता है कि इसमें कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है और कौन से आपको इग्नोर करने हैं, ठीक है। अब यूनिट 5 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहे, अच्छा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो है ऑर्डिनरी कॉम्पनसेटरी के नेचर वाले हो सकते हैं या फिर विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी हो सकते हैं। अब नॉर्मली विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेज का मतलब क्या होता है कि वो जो आपको एक्चुअल में डैमेज हुआ है, कितना पेक्यूनरी डैमेज हुआ है, कितने रुपए का डैमेज हुआ है, वो देख के नहीं दिए जाते हैं। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज का मतलब है क्योंकि किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि उसका रेपुटेशन खराब हो गया, उसके फीलिंग्स हर्ट हो गए, तो इन केसेस में विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। अब मॉड्यूल में जो स्टेटेड है कि सिर्फ 2 केसेस में आपको ये डैमेजेस मिलते हैं, तो ये सिचुएशंस बहुत ही स्पेसिफिक है। इन्होंने बोला है विद जस्टिफिकेशन, नहीं भी बोला होता ना तो आपको उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता, सिर्फ हेडिंग्स लिख के मत आ जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिचुएशंस वेयर विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस आर अवॉर्डेड, देखो ये कब मिलेंगे, ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। नॉर्मली जो है आपको ऑर्डिनरी या कॉम्पनसेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं। पहला है जब आपने कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर मैरिज नहीं किया, दैट मीन्स यू ब्रीच्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, इन दैट केस there may be exemplary damages awarded to the other party because the other party has a mental suffering because of this, injury to feelings हुआ है, humiliation cause हुआ है to the aggrieved party, that is why breach of contract to marry के केस में exemplary या vindictive damages होते हैं। wrongful dishonor of check, कौन wrongful dishonor कर रहा है? ऑब्वियसली बैंक। जब आपका बैंक जो है अपने कस्टमर के चेक का रॉन्गफुल डिसऑनर करता है, उसके अकाउंट में फंड्स अवेलेबल थे, इवन देन द बैंक मिस्टेकनली डिसऑनर्ड दैट चेक, बिकॉज इन दिस केस क्यों दिए जाएंगे इस केस में विंडिक्टिव डैमेजेस, क्योंकि इंजुरी हुआ है ड्यू टू रॉन्गफुल डिसऑनर, और ये इंजुरी इतना हैवी माना जाता है कि आपके क्रेडिट और रेपुटेशन को अफेक्ट कर गया, राइट। सो दैट इज वाई आपका क्रेडिट रेपुटेशन क्योंकि यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, दैट इज द रीजन द बैंकर विल बी liable to pay vindictive or exemplary damages। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। अब इंस्टीट्यूट में इसने ना आपको जिस तरीके से लिखना है आप लिख सकते हो, हम लोग समराइज्ड अगर बोले तो क्या फर्क है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में। लिक्विड देखो ये दोनों भी क्या है, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस के टाइप है। आपका मॉड्यूल अगर चेक करोगे तो ये दोनों भी क्या है, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ हो कि सो एंड सो अमाउंट जो है वो हम लोग डैमेजेस करके क्लेम करेंगे अगर किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो, सो इन दैट केस दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। अब वो क्या पेनल्टी वाले नेचर के है या क्या वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है? लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब सीधी सी बात कि जितना लॉस हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में अगर आपको वो दिखते हैं, दोज आर लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये सामने वाले पार्टी को पनिश करने के लिए किया जा रहा है, जैसे विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होता है, पनिशमेंट के जैसे होता है, वैसे अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल जितना डैमेज मिलना चाहिए उससे ज्यादा अगर अमाउंट है, दैट मीन्स इट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज, जितना डैमेज लग रहा है उससे बहुत ज्यादा डैमेज अगर दिया जा रहा है, दैट मीन्स इट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। ये जो ऑल्टरनेट आंसर दिया है ना, ये ज्यादा इजी है आपको लर्न करने के लिए कंपेयर टू इवन मॉड्यूल। ये ऊपर वाला पूरा मॉड्यूल का उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ये वाला जो ऑल्टरनेट है ये इजी है, तो इस पे वापस से क्वेश्चन बनने का चांस आई डोंट थिंक, बट क्योंकि इसमें से कोई एक
2 मार्क का केस स्टडी या कुछ भी बन सकता है, तो हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। सी देर आर 3 प्रिंसिपल्स। पहले, जेन्युइन प्री एस्टिमेट है या इट इज इन टेररम। इन टेररम मतलब क्या कि सामने वाले पार्टी को एकदम डराने के लिए है। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है दे आर अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट, ठीक है, जितना लॉस होने वाला है उस हिसाब से हमने डैमेजेस डाल दिए हैं। लेकिन पेनल्टी जो है वो दे आर एक्टिंग लाइक अ थ्रेट। हमने इतना ज्यादा डाल दिया कि सामने वाली पार्टी की रूह कांप जाए कि इतने डैमेजेस तो मैं दे ही नहीं सकता, इतनी पेनल्टी तो मैं दे ही नहीं सकता। तो उस चीज के लिए जो डैमेजेस दिए जाते हैं ना, दीज आर टर्म्ड एज पेनल्टी। लेकिन जो जेन्युइनली प्री एस्टिमेट होता है कि इतना डैमेज तो हुआ ही है, उस हिसाब से आपको डैमेज देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर एग्जॉर्बिटेंट लग रहा है, ठीक है, कोई डैमेज जो है जो क्लेम किया हुआ है वो एग्जॉर्बिटेंट है, दैट मीन्स इट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। प्रोपोर्शनलिटी टू ब्रीच, अगर एक सिंगल सम दिया जा रहा है फॉर सम सीरियस एंड सम ट्रिवियल, इट इज प्रिज्यूम टू बी पेनल्टी। मतलब छोटी मोटी भी गलती हो गई, बड़ी से बड़ी भी हो गई, तो आपको जो एकदम बड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाएगा पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस वुड टिपिकली वैरी विद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ब्रीच। अगर छोटा मोटा है तो छोटा डैमेजेस दिया जाएगा, अगर बड़ा डैमेज हुआ है तो बड़ा दिया जाएगा, दैट मीन्स इट इज इन प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द ब्रीच, वो होगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन पेनल्टी का अमाउंट हमने ऐसे डाल दिया ना कि कुछ भी हो, इतना सारा तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट एस्टिमेशन, इफ द नेचर ऑफ द ब्रीच इज सच कि एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, तो फिर वहां पे लिक्विडेटेड डैमेजेस जैसा एक फिक्स्ड सम आप डाल सकते हो। कॉन्वर्सली, इफ द हार्म कॉज्ड बाय द ब्रीच इज इजीली असेसेबल एंड द फिक्स्ड सम इज फार एक्सीडिंग दैट, आप अगर असेस कर सकते हो और जो आपने डाला है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में प्रीफिक्स डैमेजेस वो बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोग खुद के लैंग्वेज में भी कर सकते हो रिवाइज, एंड देन यू कैन राइट। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर भूषण इज अ बिजनेसमैन डीलिंग। अच्छा, इसको हमने कैसे अप्रोच करना है, पहले हम लोग को ये क्वेश्चन पढ़ना है। Whether the bank's contention as to equal contribution by the persons who have provided guarantee is valid। किसके ऊपर क्वेश्चन है, ये है आपका श्योरिटी वाले ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन, गारंटी के ऊपर। एंड इफ नॉट, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड बाय ईच ऑफ द गारंटर्स। ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्ट को भी, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये हर बार मतलब इस टॉपिक पे आपका थियरी क्वेश्चन या तो केस स्टडी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में बना ही है। What would be your answer regarding liability of each guarantor towards contribution in case the bank makes changes in terms and conditions of the loan? ये क्या है, variance in terms। अगर terms में variance किया जाता है without the consent of the surety तो क्या होगा, without consent and knowledge of any of the guarantors। वही पूछा जा रहा है, very easy। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अभी। भूषण जो है रिटेल सेल की ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है, ये हमारे लिए इग्नोर करने जैसा है। ही हैड अप्रोच्ड आरसीके बैंक लिमिटेड 70 लाख का लोन लेने के लिए। फॉर अवेलिंग द लोन, उसने अपना गोल्ड बार 5 लाख का मॉर्गेज किया है। 70 लाख के अगेंस्ट उसने क्या क्या मॉर्गेज किया है, 5 लाख का गोल्ड बार। हैज अरेंज्ड पर्सनल गारंटी फ्रॉम दीज मेनी पीपल, 4 पीपल who have agreed to provide guarantee। हर एक का गारंटी का अमाउंट अलग अलग है, इक्वल कंट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी। इन इवेंट ऑफ रीपेमेंट फेलियर, मिस्टर भूषण इन्वेस्टेड द लोन अमाउंट इन बिजनेस, इंक्रीज स्टॉक ऑफ ज्वेलरी, सेटअप एडिशनल ज्वेलरी इन द शोरूम। उसने वो सारी चीजें की जिसके लिए लोन लिया था। द गोल्ड बार्स विच वेर मॉर्गेज टू द बैंक बाय फिजिकल ट्रांसफर वेर लॉस्ट। बैंक से वो गोल्ड बार लॉस्ट हो गया ड्यू टू बर्गलरी कमिटेड इन कन्निवेंस विद द बैंक्स स्टाफ who could not be traced till today। अब गारंटर्स की गलती क्या इसमें, नहीं, बैंक की गलती है। Earlier, Mr. Bhushan had also sold a Ganesha idol made of gold during Diwali to the bank on the request of the bank to be kept at the bank's main counter, which was worth rupees 5 lakhs, for which payment has not been made by the bank so far। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? Now Ganesh, this person Bhushan, he owes the loan of rupees 70 lakhs to the bank and bank owes him rupees 5 लाख, जिसका पेमेंट बैंक ने अभी तक नहीं किया है, मतलब राइट टू सेट ऑफ। मिस्टर भूषण कुड नॉट रीपे द लोन एंड द बैंक हैड टू अप्रोच द गारंटर। लोन रीपे नहीं कर पाया, आ गई श्योरिटी के पास बैंक कि भाई आप पेमेंट कर दो। बैंक बोल रहा है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करो जो भी डेफिसिट बन रहा है। एनालाइज विद द रेलेवेंट प्रोविजन, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बैंक बोल रहा है इक्वली कंट्रीब्यूट करो, तो आपको बताना है क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा,
तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने चेंज किए, मतलब ये फैक्ट्स में तो कोई दिया ही नहीं था, ये एडिशनली पूछ लिया इन्होंने नीचे, तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हुआ तो फिर क्या होगा। अब जब आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो आप बताओ सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो अमाउंट बैंक ने पे किया नहीं है अभी तक भूषण को, उसका सेट ऑफ पहले तो मिलना चाहिए, और जो बैंक ने वो मॉर्गेज घुमा दिया गोल्ड बार, तो उसका भी तो श्योरिटी को फायदा मिलना चाहिए। पहली बात, को श्योरिटी आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, सारे प्रोविजंस हम लोग लिख लेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन का प्रोविजन लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अगर को श्योरिटी डिफरेंट सम्स के हिसाब से बाउंड हो तो फिर दे आर लायबल टू पे इक्वली। उसके आगे क्या आपको ऐड करना है, एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट, एज फार एज लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स। श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, अगर कोई सिक्योरिटी दिया गया था then the surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor। बैंक के पास जो गोल्ड बार का सिक्योरिटी था अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो उस सिक्योरिटी का फायदा उठाने का राइट हर श्योरिटी का है। वेदर द श्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी और नॉट, अगर वो ये जो सिक्योरिटी दिया गया है इस चीज के बारे में ये जो गारंटर्स हैं इनको पता नहीं भी होता तो भी हम लोग ये जो है 5 लाख डिडक्ट करते। अगर क्रेडिटर जो है बैंक जो है वो घुमा देता है और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी, या फिर वो लौटा भी देता था वो गोल्ड बार, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। 5 लाख श्योरिटी को पे करने की जरूरत नहीं है। राइट टू सेट ऑफ, इफ द क्रेडिटर स्यूज द श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी, अगर 70 लाख के लिए बैंक स्यू करता है, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, तो अब जो 5 लाख का डेट बाकी था बैंक का भूषण को देने के लिए, तो वो 5 लाख का सेट ऑफ मिलेगा। इफ एनी दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर, सो राइट टू सेट ऑफ, इफ द प्रिंसिपल डेटर ओज एनीथिंग टू द क्रेडिटर देन द राइट टू सेट ऑफ एग्जिस्ट्स। अब एनालाइज करना है आपको, इस केस में क्या हुआ, 70 लाख का लोन था, सिक्योरिटी भी था 5 लाख का, गोल्ड बार था जो कि घूम गया, 5 लाख का जो है डेट आउटस्टैंडिंग था बैंक से भूषण को, सो इफेक्टिवली अनपेड लायबिलिटी कितना आएगा, 70 - 5 - 5 60 लाख। नाउ दिस 60 लाख 4 श्योरिटीज आर देयर विल बी डिवाइडेड फर्स्ट अमंग 4, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 15 लाख। बट नाउ वी विल हैव टू चेक कि क्या ये 15 लाख इन चारों के लिमिट में बैठ रहा है, तो नहीं, चारों के लिमिट में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो 2 श्योरिटी है सुमति और सुमन, उनका 10 लाख तक का गारंटी था। तो अब हम क्या करेंगे, इनका 10 लाख राइट। अब कितना बचा, 60 में से 20 चले गया, 40 बचा। अब कितने श्योरिटी बचे, 2, तो अब इन दोनों को कितना देना पड़ेगा, 20 लाख ईच। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन, इजी तरीके से मैंने समझा दिया आपको। अकॉर्डिंगली द बैंक्स कंटेंशन दैट ऑल गारंटर्स शुड कंट्रीब्यूट इक्वली इज नॉट फुल्ली वैलिड, क्योंकि हर श्योरिटी की लायबिलिटी जो है उसकी जो अमाउंट गारंटीड है वहां तक ही लिमिटेड होती है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर टर्म्स में वरायंस होता है तो क्या होगा, इफ देयर इज एनी वरायंस इन द टर्म्स और श्योरिटी को इस चीज के बारे में कंसेंट नहीं दिया गया है, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस आफ्टर सच वरायंस इन द टर्म्स। दिस डिस्चार्ज इज एब्सोल्यूट, अगर इसके बाद जो है प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो गारंटर्स आगे के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं है। Therefore, if the bank changes the terms and condition with Mr. Bhushan without the consent and knowledge of guarantors, all the guarantors shall be discharged from their liability in respect of transaction subsequent to such change। ठीक है, अब इसका भी आप लोग को समरी दिखा दूं मैं। देखो, फर्स्ट का हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ पे एक्चुअली इसमें कोई केस स्टडी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसका एनालिसिस क्योंकि AI यूज करके किया है तो उस तरीके से हुआ है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। ये PDF अब भेजते टाइम मैं इसको एडिट कर लूंगी। को श्योरिटीज एंड वरायंस इन टर्म्स, थर्ड क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन के समराइज्ड फैक्ट्स, लीगल प्रोविजंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फोर्थ क्वेश्चन का भी सेम, ऐसा मैंने पूरे पिछले 7 अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ऑब्वियसली AI का स्मार्ट यूज करना तो बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन अ डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन,
डिस्कस द एक्सेप्शन टू रूल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन आए तो ये एक दो लाइन में स्टेट कर दो कि इसका मतलब क्या है। पहले तो रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है और इसके ऊपर केस स्टडीज भी बनते हैं और ऐसे थियोरी क्वेश्चन भी आता है। क्योंकि अब थियोरी क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये जो 6-7 पॉइंट है इसमें से कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के केस स्टडी बनने का चांस होता है, ठीक है। सो अब हम लोग एक्सेप्शंस एक एक समझेंगे ताकि अगर एक भी इसमें से केस के ऊपर केस स्टडी बनता है तो आपको सॉल्व करते आ जाए। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सी जो है थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी को भी स्यू नहीं कर सकता है। लेकिन जब ट्रस्ट की बात आती है, ट्रस्ट बनती किसके लिए है, बेनिफिशियरी के लिए। लेकिन क्या ये जो बेनिफिशियरी होता है ये डायरेक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं। सो आप अगर इसके मॉड्यूल के एग्जांपल्स देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं, बट फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग रेफर टू द मॉड्यूल, कीप योर मॉड्यूल ओपन। जो सेटलर होता है, सेटलर मतलब कौन, सेटलर जो होता है वो एक अलग से ट्रस्ट बना रहा है। किस चीज के लिए बना रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो ये ट्रस्ट का सारा जो स्टेट है ये बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो होता है ना, ये ट्रांजैक्शन होता है ट्रस्टी और सेटलर के बीच में। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को एक्चुअल में कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो इसके ऊपर ट्रस्टी या सेटलर के ऊपर स्यू करे। लेकिन बेनिफिशियरी जो है ही कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी। तो यहाँ पे ये किसके अंडर फॉल कर रहा है, एक्सेप्शंस टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर दो भाइयों के बीच में ये अग्री हुआ है कि हर महीने हम जो है अपनी माँ को इतना पैसा देंगे, ट्रांजैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, लेकिन क्या ये माँ जो है, ये जो थर्ड पार्टी है, इनके ऊपर केस फाइल कर सकती है अगर इन्होंने वो डीड को फॉलो नहीं किया तो? अगर ये जो है फैमिली सेटलमेंट राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो फिर इस केस में थर्ड पार्टी जो है ये वहां पे केस फाइल स्यू कर सकते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट मे एनफोर्स द अग्रीमेंट। इन द केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट, क्या होता है यहाँ पे, सिमरन जाती है रोते रोते अपने पापा के पास, बोलती है कि राज जो है मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे राज प्रॉमिस करता है पापा को कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इतना इतना इसको खर्चा पानी दे दूंगा, मैं इसको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन बाद में अगर, तो इस केस में आप सोचो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ, अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, राज और पापा के बीच में। अगर सिमरन को वापस दिक्कत दी जाती है तो क्या सिमरन केस फाइल कर सकती है? यस, फॉल्स अंडर एक्सेप्शन to privity of contract. A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not a party to the agreement. In case of assignment of a contract, अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरर के बीच में और मेरे पापा के बीच में, मेरे पापा इंश्योरर को बोलते हैं कि मैं जाने के बाद मैं, या फिर मेरा जो इंश्योरेंस का पैसा है, अभी से फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लेम आया है, ये पैसा जो है मुझे मत देना, मैं ये असाइन कर देता हूँ, आप ये मेरे बेटी को दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरर और पापा के बीच में, लेकिन क्या मैं केस फाइल कर सकती हूँ अगर इंश्योरर मुझे पैसा देने से मना करता है तो? यस। व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। अगर मैंने इंटीरियर डिजाइनर कोई हायर किया था और वो इंटीरियर डिजाइनर बोलता है कि मैं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका बेनिफिट असाइन कर देता हूँ, किसी और इंटीरियर डिजाइनर से काम करवा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। पर्सनल स्किल जहाँ पे इन्वॉल्व है ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सो इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस का एग्जाम्पल याद रखना, फॉल्स अंडर एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, इसका मतलब क्या है, से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को पैसा दिया, ठीक है, ए ने बी को पैसा दिया और बी को बोला कि ये जो पैसा है ना तू सी को दे देना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, ए और बी के बीच में। ए बी को बोल रहा है कि तू जो है सी को पैसा दे देना, मेरा कुछ पैसा देना बाकी है सी को, तू दे देना। बी जो है सी को कॉल करके बोलता है कि तेरा पैसा जो है ना ए ने मुझे दे दिया है, मेरे पास है, मैं देता हूं तुझे। लेकिन बाद में बी जो है देता ही नहीं है। अब सी क्या बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? क्योंकि सी तो यहाँ पे स्ट्रेंजर है ना,
कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में कि ये पैसा इसको दे देगा, लेकिन क्या सी केस फाइल कर सकता है? Yes. So where B has acknowledged that to a third party that he is holding the money on his behalf, he is acting like his agent, then after that he is stopped from denying this fact. ठीक है? And in this case, if he does so, the third party can sue the party to the contract. Where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of third party, B ने acknowledge किया C के agent के जैसा, it would result into a binding obligation towards the third party. अब उसको C को पैसा देना पड़ेगा. Where a party to a contract acknowledges or admits that he holds money or property for a third party, B ने acknowledge किया, और where his conduct creates an estoppel, then the third party can enforce the obligation. C case file कर सकता है, he can sue. In the case of covenant running with the land, covenant का मतलब यहाँ पे क्या है? Any condition attached with the land. अगर A और B के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, A जो है B को एक 100 एकर्स का जो फार्म है वो सेल करता है, और ये 100 एकर्स के बाजू में A का और एक 10 एकर्स है, तो A इस कंडीशन पे सेल करता है कि तू जो ये 10 एकर्स है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज मत करना, से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज मत करना, क्योंकि मेरा जो बाजू में एग्रीकल्चरल लैंड है मैं इसको खराब नहीं होने देना चाहता। ये सेल हो जाता है। अब A मर गया, बाद में B सोचता है अब क्या दिक्कत है, चलो इंडस्ट्री खड़ी कर लेते हैं, तो क्या A के जो बेटे बेटी होंगे वो केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंड तो अभी भी उनके पास है। यस, the person who purchases land with the notice that owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. The condition can be enforced by the successor of the seller. Contracts entered into through an agent. Obviously, अगर प्रिंसिपल और एजेंट इन दोनों की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होता है। एजेंट अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रिंसिपल भी उसको एनफोर्स कर सकता है इफ द एजेंट हैज एक्टेड विद इन हिज अथॉरिटी। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसका समरी अगर देखोगे तो ठीक है, ये हम लोग बाद में भी कवर कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आंसर द फॉलोइंग। ये भी बहुत बार पूछा गया है, केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, थियरी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था मई 26 में। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। लॉस्ट गुड्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, पॉनी और प्लेजी के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा मेमोरी ट्रिक के हिसाब से, और वो मेमोरी ट्रिक भी मैंने वहाँ पे समरी वाले पीडीएफ में डाल दिया है। आपके पास अगर कोई अच्छा मेमोरी ट्रिक हो तो कमेंट में बता देना। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर कोई गुड्स घूम जाए वो मुझे मिले, आई एम द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मैं क्या हमेशा के लिए वो मेरे पास रखूंगी? नहीं, मेरी ड्यूटी है कि मैं ओनर को ढूंढूं और उसको लौटा दूं। लेकिन मुझे जो भी खर्चा लगेगा ओनर को ढूंढने के लिए, क्या मैं उससे रिकवर कर सकती हूँ? मैं रिकवर कर सकती हूँ। मैं रिकवर करने के लिए जो है वो गुड्स मेरे पास रिटेन कर सकती हूँ। मैं उसको बोल सकती हूँ कि देख मेरा इतना खर्चा हुआ है तुझे ढूंढने में, जब तक तू मुझे मेरा खर्चा वापस नहीं देता है मैं तुझे तेरे गुड्स लौटाऊंगी नहीं। लेकिन क्या मैं इसके लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ कि मुझे मेरा खर्चा दे दे? नहीं, आई कैन नॉट स्यू हिम। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो जो ओनर होगा उस गुड्स का, उसने कोई अवार्ड अनाउंस किया था कि मैं इतना इतना अवार्ड दूंगा अगर मुझे मेरे गुड्स मिल जाए तो इस केस में क्या मैं उस अवार्ड के लिए स्यू कर सकती हूँ? एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या मैं उस अवार्ड के लिए स्यू कर सकती हूँ? यस, आई कैन स्यू हिम फॉर सच स्पेसिफिक रिवॉर्ड। अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम इज कॉल्ड फाइंडर ऑफ द गुड्स। उसकी ड्यूटी होती है कि वो ट्रू ओनर को ढूंढे और उसको गुड्स लौटा दे। He has no right to sue the owner for compensation for the trouble and expenses which are voluntarily incurred by him in finding the owner and preserving the goods found. लेकिन he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation. और जहाँ पे ओनर ने ऑफर किया था specific reward on the lost goods, he may sue the owner for such reward and he may also retain the goods. ठीक है। अब कब मैं इन गुड्स को सेल कर सकती हूँ? तो 3-4 कंडीशन है जब मैं बिना उस ओनर को ढूंढे उन गुड्स को जो है बेच दूं। जैसे कि वो जो गुड्स है वो मुझे कितना भी ढूंढने पे ओनर मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में आई मे सेल इट। 3 कंडीशंस, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग। मेरे पास कोई फ्रूट्स वगैरह थे, अब खराब हो जाएंगे तो मैं उसको बेच दूंगी पहले ही। और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू।
तो अगर ऐसा है कि भाई वो खराब हो जाएंगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहने वाला है, इट विल लूज इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, देन आई विल डायरेक्टली सेल द गुड्स, अगर मुझे ओनर नहीं मिलता है तो। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, मुझे जो चार्जेस लग रहे हैं ना, दे आर 2/3 ऑफ द वैल्यू। अगर वो 2/3 ऑफ द वैल्यू है, मैंने कोई चीज ढूंढी से फॉर एग्जाम्पल 10,000 की, मुझे उस ओनर को ढूंढते ढूंढते ही लग गए 8,000, 2/3 से ज्यादा लग गया ऑब्वियसली, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये गुड्स को रिटेन कर लूँ या फिर सेल कर दूँ अगर मुझे ओनर नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, और एक चीज इसमें आती है, अगर कोई डेंजरस नेचर के गुड्स है तो वो भी आप जो है यू कैन सेल इट ऑफ। राइट्स ऑफ पॉनी और प्लेजी, पॉनी और प्लेजी, हु इज पॉनी और प्लेजी, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक होता है प्लेजर या प्लेजी, जो अपने गुड्स जो है पॉनी के पास देता है या प्लेजी के पास देता है, ठीक है। तो इसने जो है इसके गुड्स यहाँ पे रखे हैं। अब ये जो बंदा है इसके पास इसकी जो है क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, रिटेन करने का राइट है। फॉर वॉट, नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया गया था अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो मैं वो गुड्स को रिटेन कर सकती हूँ। उसके अलावा जो भी मुझे खर्चा लगा होगा ना इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशन ऑफ और द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, अगर मुझे उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा तो वो खर्चा अगर मुझे प्लेजर नहीं देता है तो मैं उसके लिए भी गुड्स को रिटेन कर सकती हूँ। सो आई हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, फॉर द पेमेंट ऑफ दैट डेट, अलॉन्ग विद दैट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा या उसके ऊपर जो नेसेसरी चार्जेस मुझे करने पड़े टू प्रिजर्व द गुड्स, स्टोर द गुड्स, वो भी मैं उसके लिए भी रिटेन कर सकती हूँ गुड्स को। राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, I can retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged। मैंने से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का लोन लिया और कोई एक प्लेज के लिए चीज रख दी, उसके बाद मैंने और एक लोन लिया, पहले वाला वापस कर दिया लेकिन वो जो प्लेज के लिए गुड्स रखे थे वो उधर ही अभी भी, तो ये दूसरे लोन के लिए भी जो है वो प्लेजी जो है रिटेन कर सकता है वो गुड्स को। बट ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ही दैट इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स, फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन इट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर दिया है तो आप सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए भी रिटेन कर सकते हो। तो दोनों पहले पॉइंट्स किसके रिलेटेड थे, राइट टू रिटेन। पॉनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड, पॉनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड। अब इस केस में ना डिपेंड करेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या। द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय, मतलब से फॉर एग्जांपल गाड़ी दी थी मेरे फ्रेंड ने मुझे, अचानक खराब हो गई, ठीक है, तो उस केस में इट बिकम्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। फॉर सच एक्सपेंसेस हाउएवर ही डज नॉट हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स, रिटेन करने का राइट नहीं, अगर मुझे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा नहीं देगा तो मैं रिटेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ। पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, तो आप समझो नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए मैं गुड्स रिटेन कर सकती हूँ लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए मैं स्यू कर सकती हूँ, मैं गुड्स को रिटेन नहीं कर सकती हूँ। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ राइट, राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया डेट रीपेमेंट में तो या फिर जो काम उसने बोला था वो परफॉर्म करने में, तो पॉनी के पास क्या क्या राइट है। पहली बात, वो सूट फाइल कर सकता है और रिटेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी और सेल द थिंग प्लेस्ड ऑन गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस, नोटिस देके मैं उस चीज को बेच के अपना डेट रिकवर कर सकती हूँ। इफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट और प्रॉमिस, अब क्या हुआ, मैंने वो चीज बेच दी, ठीक है। प्लेज मतलब क्या, सामने वाले ने मुझे कोई गुड्स दिया, मैंने उसको लोन दिया, अब वो लोन रीपे नहीं कर रहा है, मैं ये गुड्स को बेच सकती हूँ क्या, अगर वो रीपे नहीं कर रहा है तो बेच सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब जो ये गुड्स बेच के मुझे अमाउंट आ रहा है, अगर ये ज्यादा आता है, नोटिस देने के बाद अगर बेच दिया और ये अमाउंट ज्यादा आता है तो फिर ये ज्यादा मैं रिटेन कर सकती हूँ, और अगर कम आता है तो मैं ये इससे रिकवर कर सकती हूँ। The pawnee is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, pawnee shall pay over the surplus to pawnee. Pawnee को रिटेन करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने नोटिस दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, अ थियोरी क्वेश्चन अगेन। पार्टी डिफ्रॉडेड हैज सेवरल रेमेडीज एट हिज डिस्पोजल, मतलब किसके ऊपर पूछा जा रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, दिस इज ऑन फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ है तो फिर जो पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है।
दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल टर्मिनेट। कब कब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकता है। पहली बात, जब भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से होता है, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी और द डिफ्रॉडेड पार्टी, और उसके पास क्या क्या रेमेडीज है। ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। कैंसल वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस, कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ साथ स्यू भी कर सकता है फॉर डैमेजेस, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकता है। ही कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन मेड बीन ट्रू। अगर मैंने बोला कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए था इस स्पेसिफिकेशन का, आपने फ्रॉड करके कोई और लैपटॉप बेच दिया, तो मैं ये लैपटॉप को रिटर्न कर सकती हूँ, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ। मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर मुझे ये झूठ नहीं बोला जाता तो आज मेरे पास वो लैपटॉप होता, मुझे वही लैपटॉप चाहिए आपसे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपका बेलमेंट का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, इफ द गुड्स वेर गिवन फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल टर्मिनेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। सेकेंड, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पज, अगर जो पर्पस के लिए आपने बेलमेंट किया था, इफ द गुड्स वेर डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, से आपने कपड़े सिलाने के लिए दिया था, तो उसके बाद जैसे आपके कपड़े सिल के आ गए, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्पस। नोटिस दे के भी आप खत्म कर सकते हो, वेयर द बेली एक्ट्स इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। आपको लग रहा है कि वो जो टेलर है वो कुछ गलत काम कर रहा है, द बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय गिविंग अ नोटिस टू द बेली। अ ग्रेचुअस बेलमेंट, ग्रेचुअस मतलब क्या, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन रिटर्न नहीं था। इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू द बेली। ये तो आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो नोटिस देके, लेकिन ऐसे टर्मिनेशन से जो है सामने वाले बेली का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इन केस द लॉस एक्सीड्स द बेनिफिट डिराइव्ड बाय द बेली, तो बेलर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस लॉस के लिए। दूसरी चीज, अगर डेथ हो गया, ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में अगर डेथ हो जाता है बेलर या बेली का, तो फिर बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है। और अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, गाड़ी का बेलमेंट करना था, वो गाड़ी ही आग लग गई, तो बेलमेंट खत्म। बेलमेंट इज टर्मिनेटेड इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड और देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ द गुड्स विच मेक इट इम्पॉसिबल टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। तो ऐसा कुछ हो जाता है जिससे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो 5 पॉइंट्स है। पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, दूसरा ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड, पीरियड, पर्पस, तीसरा नोटिस, चौथा डेथ, पांचवा डिस्ट्रक्शन। डी पर्पस, नोटिस, पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मई 26 का जो है पूरा पेपर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, हमने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज किया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे बताओ कि आपको Jan 26 हम लोग ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाने वाले हैं अप टिल द क्वेश्चन पेपर ऑफ 24, मतलब 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके एक साल में, तो हम लोग 24 तक के पेपर्स तक जाने वाले हैं, जून 24 तक। आपको अगर वो सारा एनालिसिस चाहिए, ये क्वेश्चंस आप करना चाहते हो, तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। जस्ट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी सो दैट आई कीप ऑन ब्रिंगिंग सच यूजफुल कंटेंट फॉर यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।